बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने के लिए बड़ा ज़ोर लगाया गया। अदालतों की तरफ से भी कहा गया कि इमरान खान अदालत में जाकर पेश हो जाएं। इमरान खान के कई मुकदमात में ज़मानत हो चुकी थी। इमरान खान को उस केस में जाके वहाँ पे पेश होना था जिसके लिए वो वहाँ पे चले गए। इमरान खान ने वादा किया था, इमरान खान ने लिख के दिया था, जिस पर कुछ लोगों की तरफ से एतबार नहीं किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान अपने घर से चलते हैं, इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, 350 किलोमीटर का फासला वो तय कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान और अदालत के दरमियान फासला चंद गज़ का रह जाता है कि इमरान खान को वहाँ पे रोक लिया जाता है। और फिर जो कुछ वहाँ पे हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से इमरान खान पर, उनकी गाड़ी पर, कारकुनों पर शेलिंग की गई, आंसू गैस छोड़ी गई, बेईमाना तशद्दुद किया गया। ये आपके सामने है अमजद नियाज़ी। उसके साथ क्या हुआ, ये पुलिस की तरफ से इस तरह का तशद्दुद किया गया। इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सके। कैसे कैसे वहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात सामने आए, शेलिंग किस तरीके से की गई, ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया गया। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, कुदरत इनके साथ नहीं थी, हमलावरों के साथ नहीं थी। जैसे ये शेल फायर करते थे, उसका धुआं दूसरी तरफ चला जाता था, पुलिस वालों की तरफ। लेकिन पुलिस वाले वो क्या कर सकते थे, एक तरफ इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो घर से निकलते हैं, थोड़ा फासला तय करते हैं, तो इमरान खान के घर पर रेड हो जाता है। वहाँ पे खातून मौजूद होती है, उसकी हया नहीं की जाती, उसकी शर्म नहीं की जाती। इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। ये सारा कुछ मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन इमरान खान वहाँ से यहाँ पे इनको इतला मिलती है कि उनके घर पर रेड हो गया है, वो वापस नहीं आते, इस्लामाबाद चले जाते हैं। इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ हुआ, और फिर कुदरत ने जिस तरीके से इमरान खान की हिफाजत की है, वो शेल जिस तरफ से फायर हो रहे थे उसी तरफ उसका धुआं जा रहा था। कारकुनों को मौका मिल गया इमरान खान की हिफाजत करने का, और वो इधर उधर से कहीं से भी तादाद में वहाँ पे पहुँच गए। इमरान खान की उन्होंने हिफाजत की। इमरान खान बहुत ज़्यादा बरम हुए कि मेरे घर पर रेड किया गया। इमरान खान ने एक तकरीर भी करनी थी जो उन्होंने मौखर कर दी। वो कहते हैं कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा गुस्से में था इसलिए मैंने अपने खिताब को मौखर कर दिया। और ये भी हुआ कि इमरान खान के घर पे जो सैटेलाइट का सिस्टम था उसको भी बर्बाद कर दिया गया, उसको भी तबाह कर दिया गया। इमरान खान कहते हैं कि मेरे घर को लूट लिया गया है। और वहाँ से इनको क्या मिला है, कुछ कहते हैं कि शराब मिली है, उसके साथ साथ वहाँ से कांच के बंटे मिले हैं, और वहाँ से पेट्रोल बम बनाने का सामान मिला है। इसके अलावा भी ये हुकूमत बहुत कुछ कह सकती थी। ये तो हुकूमत ये भी कह सकती थी कि वहाँ से तोपें मिली हैं, वहाँ से टैंक मिले हैं, वहाँ से एटम बम मिला है। जो भी ये कह देते तो इनको कौन रोकने वाला था। इमरान खान ने पुलिस के हवाले से बहुत कुछ कहा है, बड़े गुस्से में है। उन्होंने आईजी के हवाले से जो कुछ कहा वो दोहराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान शदीद गुस्से में थे। सिर्फ पंजाब के आईजी नहीं बल्कि इस्लामाबाद आईजी की तरफ से भी कुछ कसर नहीं छोड़ी जा रही इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन इन आईजीज़ का क्या कसूर है, मैं नहीं समझता कि इन आईजीज़ का कसूर है। ये सारा कुछ अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी ज़मीर की भी बात होती है। अगर इनके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती तो अब तक ये सौदे पर ना होते। लेकिन उन्होंने चूँकि अपनी नौकरी बचानी है, और उनके नीचे जो अफसर हैं, जो एहलकार हैं, वो भी नौकरी के बंदे हैं, उन्होंने वही कुछ किया जो कुछ उनको कहा गया था। आईजी को जो हुक्म दिया गया था, आईजी ने अपने अफसरों का, अपने एहलकारों को वो हुक्म ट्रांसफ़र कर दिया और उन्होंने उस पर अमल कर दिया। तो नाज़रीन, सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान में अनारकी के फ़ज़ा पैदा होती हुई नहीं बल्कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान को ये लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। उधर मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया, बकौल इमरान खान उन्होंने कहा कि बेनज़ीर को कत्ल किया गया था तो 15 दिन में हालात संभल गए थे। इमरान खान के साथ भी ऐसा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद आसिफ अली ज़रदारी अगर पाकिस्तान खपे का नारा ना लगाते तो सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा बिगड़ सकती थी, जो मियां नवाज शरीफ को लगता है कि 15 दिन में बेहतर हो गई थी। आसिफ अली ज़रदारी ने भी किसी मकसद के तहत ऐसा नारा लगाया था, तो आसिफ अली ज़रदारी के बाकी काम भी किसी न किसी मकसद के तहत, किसी न किसी मिशन के तहत होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी एक ऐसा ही कत्ल था जो किसी मिशन के तहत हुआ था, जो किसी मकसद के तहत हुआ था। मियां नवाज शरीफ को ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन,
ایسا نظر نہیں آتا۔ عمران خان کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو عمران خان نے 6 لوگوں کے نام دیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، وہ صرف سوچا ہی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 70 کی دہائی نہیں ہے، یہ 70 سے پیچھے کا بھی زمانہ نہیں ہے، یہ 2023 ہے جو 2025 اور 2030 کی طرف جا رہا ہے۔ اب پاکستانی قوم باشعور ہو چکی ہے اور نوجوان جس طریقے سے عمران خان کا تحفظ کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں، اس سے سوچا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بالکل غیر محفوظ ہیں جن کے عمران خان نے نام لے دیے ہیں اور جن کے بارے میں عمران خان کہتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ تھوڑا سا شبہ بھی ہے کہ عمران خان کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کا جو کچھ حشر ہوگا وہ پوری دنیا دیکھ لے گی۔ ایسا آپ تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ منظرنامہ بالکل واضح ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ جن لوگوں کے بارے میں عمران خان بات کر رہے ہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی حفاظت کے لیے یہ چاہیے کہ وہ عمران خان کی حفاظت کریں، عمران خان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں۔ اور پھر عمران خان کو لے کر پارٹیوں میں بغاوتیں ہو رہی ہیں، مسلم لیگ نون میں بغاوت ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی میں بغاوت ہو رہی ہے، ان کے بڑے بڑے لیڈر ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ناظرین یہ بھی آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ بغاوتیں کہیں اور بھی سر اٹھا سکتی ہیں، تو ایسی بغاوتیں پھر پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی، پاکستان کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو جو عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پولیس والے سے کل میری ملاقات ہوئی، ہم فیصل آباد گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کہیں بھی زمان پارک میں یا اسلام آباد میں عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ ان پر کوئی حملہ ہو گیا ہے یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو فوری طور پر لوگ رانا ثناءاللہ کے ڈیرے کا، ان کی حویلی کا، ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں فوری طور پر ان کے پہنچنے سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر چلے جائیں، وہاں پہ جا کے حفاظتی انتظامات کریں، تو ہمیں الگ سے مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے فیصل آباد میں آنا چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان کے حامی بہت زیادہ اشتعال میں ہیں، وہ رانا ثناءاللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو صورتحال آج کی ہے جب عمران خان محفوظ ہیں اور کارکنوں کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ امن و امان کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ تب یہ صورتحال ہے جب عمران خان کو نقصان پہنچ جائے گا خدا نخواستہ، تو اس کے بعد پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے، عمران خان کے حامی وہ کس حد تک چلے جائیں گے۔ وہ آپ کو نظر آ گیا کہ اسلام آباد میں کس طریقے سے لوگ نکلے ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے، نہ صرف پی ٹی آئی کے کارکن بلکہ عام کارکن بھی، اور پھر دوسری طرف ان لوگوں کی طرف سے کرائے کے لوگ سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون کو سمان پارک میں لایا گیا، وہ کہتی ہیں کہ ہم عمران خان کے پڑوس میں رہتے ہیں، پولیس کی طرف سے بہت اچھا کیا گیا کہ اس نے نوٹس لیا ہے اور عمران خان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ یہ خاتون کون تھی؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنرل سفدر بٹ کی یہ اہلیہ ہیں، اور ان کو شاہدرہ سے بڑی حفاظت میں زمان پارک لایا گیا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا انٹرویو دیا، عمران خان کے خلاف انہوں نے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ اس خاتون کی ویڈیو جو عمران خان کے خلاف تھی، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی اپنے اکاؤنٹ پر لگائی گئی، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہتی ہیں، انہوں نے اب کہہ دیا کہ عمران خان کی پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ آخر کار مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ سارا کچھ کس کی طرف سے فیڈ کیا جاتا ہے، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے انٹرویو دیتی ہیں وہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے۔ لیکن منصور علی خان کے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا، اس میں ایک سوال مینج نہیں کیا گیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ کتنی پریشان ہوئی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو رکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سوال کا جواب نہ دے سکیں جو سوال پہلے سے مینج نہیں کیا گیا تھا، جو سوال پہلے سے طے نہیں کیا گیا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال کیا کیا گیا اور انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ جو پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھی؟ جنرل باجوہ۔ میری ایک بات سنیں، جنرل باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویوز میں خود اقرار کیا۔ کیا اقرار کیا؟ انہوں نے خود کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل۔ نہیں کہا انہوں نے۔ بالکل کہا، نہیں کہا انہوں نے۔ دیکھیے، مجھ سے زیادہ نا پاکستان کے اندر جنرل باجوہ سے کوئی رابطے میں نہیں ہے، اینڈ آئی ایم کلیمنگ دس آن ایئر۔ ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ چلے اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تو وہ انٹرویوز کو انہوں نے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا؟ کر دیا، مجھے کہا۔ چلے ریفیوٹ بھی کر دے تو دنیا، پوری دنیا کے سامنے سب کو۔ جی، یہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کی ذہین ترین لیڈر ہے مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے آگے جا کر پہلے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ جیسے بلاول بھٹو زرداری آج کل وزیر خارجہ بن کر ٹریننگ لے رہے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، اسی طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے
वज़ीर आला बनना है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। बहरहाल ये उनका एक ख्वाब हो सकता है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है वो कल वज़ीर आला बनती है या नहीं बनती। वज़ीर आला बनने के लिए उनकी पार्टी का जीतना इंतहाई ज़रूरी है, जबकि ना सिर्फ उनकी पार्टी जीती हुई नज़र नहीं आ रही बल्कि मुस्लिम लीग नून, मुझे एक साहब कह रहे थे कि अब वो कागज़ों में कहीं भी आपको इंतखाबी अमल में नज़र नहीं आएगा। उधर मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो भी बड़ी शदीद परेशान है कि इमरान खान को अब तक अदारों की तरफ से गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बात बिल्कुल दुरुस्त की है, बिल्कुल सही की है, बिल्कुल सच की है, उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। उनकी तरफ से कहा गया है कि अदलिया और अदारों की पुरअसरार खामोशी मुल्क के लिए ख़तरा है। बिल्कुल अदारों की और अदलिया की खामोशी मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। क्यों ख़तरा है? इसलिए ख़तरा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़मान पार्क में उनके घर को जिस तरीके से तोड़ा गया, इमरान खान पर जिस तरीके से इस्लामाबाद में हमला होता है, इस पर अदारे खामोश हैं। फौरी तौर पर नोटिस लेने की ज़रूरत थी, लेकिन नोटिस लेने की बजाय नोटिस किसने लेना होता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लिया जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद से उठते हैं, वो कोयटा रजिस्ट्री में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि अदारों और अदलिया की खामोशी ख़तरे का निशान है। बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है, अदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा है उस हवाले से, लेकिन अदारे खामोश हैं, अदलिया भी खामोश है। कब तक आखिरकार खामोश रहेगी? उधर इमरान खान की तरफ से परसों यानी 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान कर दिया गया है। पहले ये जलसा इतवार को होना था, फिर ये पीर को ले जाया गया। अब इमरान खान ये जलसा 22 मार्च को करने जा रहे हैं और उधर इमरान खान की पॉपुलैरिटी में किस तरीके से इजाफा हो रहा है वो भी आपके सामने। इमरान खान को सरब करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को ना सिर्फ ये है कि सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कुछ ताकतें तो उनको एलिमिनेट भी करना चाहते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही अपनी पूरी की पूरी पार्टी को लेके PTI में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एजाजुल हक ने भी अपनी पार्टी PTI में जम कर दी है। इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर का बेटा PTI में शामिल हो रहा है। डिक्टेटर का बेटा हो या ना बेटा हो, क्या वो आज भी आमिर है? क्या वो आज भी आमरीत की बातें कर रहा है? अगर कोई बंदा कल आमरीत की बातें कर रहा था, आज वो जमहूरियत की मजबूती के लिए खड़ा हो गया है, तो फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिर्फ एजाजुल हक ही नहीं बल्कि बाकी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ रहे, वो आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। वो अगर इनकी पार्टियों में आ जाएं तो ठीक है। एजाजुल हक अगर PTI में चले जाते हैं तो फिर इनको आमिर और आमिर का बेटा याद आ जाता है। बाकी आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के साथ जो कि इस्लामाबाद में हुआ है, जो कुछ उनके घर पर हमले की सूरत में हुआ है। तो क्या ये एक मनसूबाबंदी थी? क्या ये एक प्लानिंग थी? नाज़रीन, ना ये मनसूबाबंदी थी, ना ये प्लानिंग थी, बल्कि ये एक रौनक थी, ये एक तकब्बर था, ये एक इमरान खान से खौफ भी था। खौफ इस चीज़ का है कि इमरान खान कल जीत कर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर इन लोगों का क्या बनेगा जो आजकल इमरान खान के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो हो चुका है, ये सारा कुछ सिर्फ खौफ की वजह से, रौनक की वजह से, तकब्बर की वजह से, गरूर की वजह से हो रहा है। और आपने ये देखा है कि गरूर का सर हमेशा ही चूर होता है, बल्कि चकनाचूर होता है, और इनके गुरूर का सर भी इंशाअल्लाह ताला नीचा होगा। नीचा ही नहीं बल्कि चकनाचूर भी होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।